हेलो फ्रेंड्स, मैं जसवंत वर्मा स्वराज्य आईएएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू कर पुराने 3 नए जो आपराधिक कानून थे उनको समाप्त कर दिया गया। अब 1 जुलाई 2024 से अब अपराध और उससे संबंधित जितने भी विषय हैं वो सभी जो है उस नए आपराधिक कानून के माध्यम से संचालित किए जाएंगे। हालांकि जो पुराने कानून है, पुराने जो मामले हैं उनका संचालन अभी भी उस पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के माध्यम से चलेंगे। मगर इस 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून, जिनको आप जानते हैं भारतीय न्याय संहिता द्वितीय 2023, वैसे ही नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय 2023 और वैसे ही साक्ष्य अधिनियम द्वितीय 2023। अब ये जो अधिनियम है, इस ये अधिनियम जो है ऐसा, ये जो कानून है ऐसा कानून है जिनका संबंध जो है भारत में आपराधिक जो न्याय प्रणाली है भारत की उससे संबंधित है। मतलब यहां पर जो है किसी एक व्यवहार को, किसी एक कार्य को, कोई एक कृत्य को कब अपराध माना जाएगा, उस अपराध के लिए अभियोजन की प्रक्रिया किस प्रकार की होगी, उस अभियोजन के पश्चात उसमें दंड कितनी और किस स्वरूप में और कितनी मात्रा में देय होंगे, अपराध कौन से होंगे, किससे अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसी बहुत सी बातों का इसमें उल्लेख है। मगर हम जो है अपनी इस लेक्चर सीरीज में जो है उस 3 नए कानूनों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम इस लेक्चर सीरीज में, चूंकि हमारा एक निश्चित पर्पस है, हम एक निश्चित उद्देश्य से इस सीरीज को डेवलप कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है आपका भी जो दृष्टिकोण जो है आपके एग्जाम को लेकर है कि राज्य सेवा लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, राज्य सेवा परीक्षा, चाहे वहां प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वहां मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार से संबंधित हो, तो स्वाभाविक है जो है हमें इस कानून को भी या फिर इस कानून से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं हम उनको अपने एग्जाम की आवश्यकता के दृष्टिकोण से समझेंगे। निश्चित रूप से हमें उन प्रावधानों की तरफ बिल्कुल ही ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि इस आपराधिक जो न्याय संहिता जो 3 नए कानून के रूप में जो लागू किया जा रहा है, इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान क्या है। मतलब भारत के संविधान में अपराध और गिरफ्तारी या फिर दंड से संबंधित जो प्रावधान जो है भारत के संविधान में कहां है, या फिर इसमें क्या ऐसे कुछ विशेष संकल्पना है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हाल ही में जो 2023 के जो राज्य सेवा परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा संचालित जो हुए हैं, संपन्न जो हुए हैं, उनमें जो प्रश्न पूछा गया जैसे कि कार्योत्तर विधि से आप क्या समझते हैं, ऐसी कोई और अन्य संकल्पना है जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे मुख्य परीक्षा में हो चाहे वहां प्रारंभिक परीक्षा में हो। तो इन्हीं सब ऐसे जो है प्रश्न या फिर जो है पीएससी का जो स्वरूप, या फिर कह सकते हैं कि पीएससी में प्रश्न पूछने की जो प्रकृति जो बदलाव आ रहा है उसके अनुरूप क्या हमें अपनी तैयारी को और नए दिशा या फिर नए स्वरूप देने की आवश्यकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिससे हमारी तैयारी जो है और अधिक मजबूत और अधिक जो है सशक्त और अपनी जो सफलता है उनको हम सुनिश्चित कर सके, इसी उद्देश्य से इस लेक्चर सीरीज को डेवलप किया जा रहा है, जिनमें आज हम भारत के संविधान में जो भारत के आपराधिक जो न्याय तंत्र है उससे संबंधित जो 2 अनुच्छेद है, जैसे कि इसके पहले के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22, ये दोनों का संबंध जो है भारत के अपराध न्यायिक प्रणाली से है।
भारत की जो है आपराधिक न्यायिक प्रणाली से है। तो उनमें से मैंने ऑलरेडी अनुच्छेद 20 पर डिस्कस किया हुआ है। अब चाहे तो उनके पुराने लेक्चर मेरे जाकर के देख सकते हैं। आज भी मुझे डिस्कस करने वाला हूं वह है अनुच्छेद 22, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22। भारत का संविधान, और इसमें बात कर रहे हैं उसमें अनुच्छेद 22 की बात कर रहे हैं। और अब जानते हैं कि इस अनुच्छेद का संबंध जो है भारत के संविधान में मूल अधिकार से संबंधित जो भाग है उससे है। और मूल अधिकार से संबंधित जो भाग है उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनका संबंध जो है स्वतंत्रता से जुड़ी हुई अधिकार है उससे संबंधित है। इनमें अनुच्छेद 22 में जो प्रावधान है, जो संबंधित इनका जो शीर्षक है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इनका जो शीर्षक है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, दो बातें कह रहे हैं। गिरफ्तारी, अरेस्ट, और दूसरा जो है निरोध, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये दो बातें कह रहे हैं। पहले तो स्पष्ट हमें समझ में आना चाहिए कि अनुच्छेद 22 जो है दो बातें कह रहे हैं। पहली जो है गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और तीसरा जो है निरोध, डिटेंशन की बात कर रहे हैं। कुछ दशाओं में, अब इसमें जो बातें हैं, जो गिरफ्तारी है, डिटेंशन है, डिटेंशन मतलब हिरासत एक तरह से ही, तो ये एक्चुअल में इस प्रकार से भारत जैसे जो है लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में गिरफ्तारी और साथ में जो है डिटेंशन, जिनको कहा गया प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित जो प्रावधान है, ऐसा करके कि भारत में जो है ऐसा क्यों, भारत के संविधान में ऐसा ये प्रावधान क्यों किया गया है, या फिर इस अनुच्छेद का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर इस अनुच्छेद को हमें किस दृष्टिकोण से देखने चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका में भारत गणराज्य को एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देश के रूप में स्थापित किया जाना है। भारत जो है लोकतंत्र तभी बन पाएगा तब जब अधिकारों की सुरक्षा होगी, अधिकारों की रक्षा होगी। मतलब यह हुआ कि इस प्रकार के प्रावधान करके यदि हमने जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किया है, तो यहां भारत में जो है एक लोकतंत्र की स्थापना की जड़ों को मजबूत करता है। वैसे ही भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाया है। अधिकार संपन्न बनाने का मतलब यह है कि हमने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको सर्वाधिक महत्व दिया है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता को जिस देश में जिस शासन व्यवस्था के अंतर्गत दिया जाता है सर्वाधिक महत्व, ऐसे देश को एक उदारवादी लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। मतलब भारत की जो लोकतंत्र है वह एक उदारवादी लोकतंत्र है। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी महत्ता को बता रहा है। वैसे ही चूंकि इसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, ये व्यक्तिगत अधिकार है। मतलब ये है कि यहां व्यक्ति के हित और साथ में जो है समुदाय के हित, क्योंकि में दोनों को जो है संतुलित किया जाना है। भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है सामंजस्य की, व्यक्तिगत हित और साथ में जो है सामाजिक हित, तो दोनों के हितों को सामंजस्य किस प्रकार से किया जाए, यहां भी इस अनुच्छेद में स्थापित किए गए हैं। यहां इसकी भी महत्ता है, यहां भी इसकी महत्ता है। ऐसे ही जो है इस अनुच्छेद की यहां भी महत्व है कि इसमें राज्य की जो प्राधिकार है, जो अथॉरिटी ऑफ स्टेट है, राज्य की जो प्राधिकार है, राज्य के प्राधिकार से तात्पर्य राज्य को संविधान के द्वारा जो शक्ति प्राप्त हुई है,
वहां, और नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है वहां। इसका मतलब यह है कि यहां पर राज्य के प्राधिकार और साथ में नागरिकों के अधिकार, दोनों के बीच संबंध किस प्रकार का हो, मतलब राज्य और नागरिकों के बीच संबंध किस प्रकार से हो, को भी यहां स्थापित करता है। साथ में यहां अनुच्छेद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारत में विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ को भी स्थापित करते हैं। इसमें, इस अनुच्छेद में एक और विशेष बात है जिनका संबंध जो है एक नई संकल्पना, एक विशेष संकल्पना से है, जो हमारे मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में मुख्य परीक्षा में कि निवारक कि उसमें कार्यतर विधि क्या होते हैं, वह विधि के शासन से संबंधित प्रश्न है। विधि के शासन से संबंधित टॉपिक है थर्ड पेपर में, उसमें भारत के संविधान के अंतर्गत उसमें विधि के शासन। तो वैसे ही यहां पर जो है ये अनुच्छेद 22 एक विशेष संकल्पना को विकसित करते हैं, एक विशेष संकल्पना जिसे कि आप जानते हैं निवारक निरुद्धता की संकल्पना, प्रिवेंटिव डिटेंशन की संकल्पना। मुख्य परीक्षा के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि निवारक निरुद्धता से आप क्या समझते हैं। जैसे कि हमने जो है अनुच्छेद 20 में समझे थे कि वहां पर 3 नई संकल्पना जो है स्थापित हुए थे, जिनमें से पहला जो संकल्पना था कार्यतर विधि से संबंधित थे, दूसरी जो संकल्पना है वहां दोहरी जोखिम से, दोहरी दंड के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित था, और तीसरा था स्वयं के अभिशंसन का, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के विरुद्ध साक्षी के लिए संरक्षण थे। तो वैसे ही यहां जो है एक संकल्पना है निवारक निरुद्धता का, यहां भी विकसित होता है। ये इस अनुच्छेद 22 का महत्व है। यदि मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि संविधान के अनुच्छेद 22 का महत्व को समझाइए, तो इतनी सारी बातें इनको समझाया जा सकता है। और यदि मुझे पूरी विश्वास है कि यदि इस प्रकार से आप इस प्रश्न के जवाब अगर इन संदर्भों में अगर देते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। ये तो हो गई इसकी कुछ बेसिक्स, बुनियादी बातें। इस अनुच्छेद को हम बहुत अच्छे से हम क्यों समझे, इसीलिए। तो अब इस पूरे अनुच्छेद को समझने से पहले देखिए देता है कि शीर्षक जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। तो इनको जो है बहुत सरल भाषा में जो है समझने से पहले हम थोड़ी सी भारत के संविधान में इस अनुच्छेद की जो विषय वस्तु, उनकी जो शब्दावली है, उसमें किस तरह से भाषा प्रयोग किया गया है और किस किस तरह के प्रावधान है, उनको थोड़ी सी समझ लेते हैं। यहां है भारत के संविधान में उल्लेखित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 20। इस संविधान के अनुच्छेद 20 में जो है जैसे कि शीर्षक है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। एक गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और दूसरा जो है निरोध और उससे जो है संरक्षण की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो है अनुच्छेद 20 में जो है कई इसके खंड है। खंड 1 है, वैसे जो है इसके नीचे जो है खंड 2 भी है, खंड 2 भी है, खंड 3 भी है, खंड 4 भी है, खंड 5, 6, 7। इस प्रकार से अगर देखें तो एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें खंडों की भंभारता है ये, और ये अलग अलग विषयों का जो है उल्लेख करता है। तो हमें बहुत सामान्य भाषा में, सरल भाषा में, चूंकि इनकी विधि जो है, इनकी जो भाषा जो है ऐसा है कि वहां समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां संविधान और विधि शास्त्र की भाषा है, इसीलिए इनको बहुत सरल तरीके से समझने के प्रयास करेंगे अपने शब्दों में, अपने शब्दों में। जैसे कि बताया मैंने इसमें 7 खंड है। एक लंबा अनुच्छेद है,
लंबा अनुच्छेद है, मगर इसमें बातों जो है लिखी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और मुख्य परीक्षा में। और ये इसकी महत्ता उस समय और अधिक बढ़ जाता है तब जब इस आपराधिक कानून को लागू किया जा रहा है। इसीलिए इस अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22 को तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी और साथ में मुख्य परीक्षा के लिए भी पढ़ा जाना चाहिए। तो अब हम समझते हैं अब हम समझते हैं अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में जैसे बताया मैंने, इसमें जो शीर्षक जो लिखा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। और साथ में जैसे बताया मैंने कि ये बहुत लंबा अनुच्छेद है और लंबे अनुच्छेद है जिनमें कई अलग अलग खंड, जिनमें से एक पहला खंड की जो बात कर रहा हूं उसमें खंड 1 की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। सेक्शन 1 में जो प्रावधान किया गया है उसमें दो बातें हैं। सेक्शन 1 में जो प्रावधान किया गया है उसमें दो बातें हैं। पहली जो बातें हैं सेक्शन 1 में जो प्रावधान किया गया है इस अनुच्छेद 22 के, वो पहली जो बातें हैं वह कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, ये खंड अनुच्छेद 22 के खंड 1 की बातें कह रहा हूं मैं, किसमें प्रावधान किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तार किया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को तुरंत ही बताया जाएगा। मतलब इसमें प्रावधान है व्यक्ति के गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार है। पहली बात तो यही कह रहे हैं। मतलब ये है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है राज्य के द्वारा, राज्य की किसी एजेंसी के द्वारा, तो उस समय उस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है कि उनको कारणों को बताया जाए, इस अमुक कारण से जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। ये पहली बातें हैं। दूसरी बातें, जैसे व्यक्ति को जो है निरुद्ध किया गया कि राज्य की एजेंसी के द्वारा जैसे निरुद्ध किया गया व्यक्ति को, तो अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए उनको यह अधिकार प्राप्त होगा कि वहां अपनी रुचि का किसी विधि व्यवसायी से सलाह मशवरा करे। मतलब व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है, यह अधिकार प्राप्त है कि वहां अपनी पसंद की किसी विधि व्यवसायी, और विधि व्यवसायी का मतलब समझ रहे हैं, एक लॉयर की बात कर रहा हूं मैं, उससे सलाह मशवरा करे, ये उनको अधिकार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 22 के खंड 1 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 22 के खंड 1 की बात कर रहे हैं। ये हो गया अनुच्छेद 22 के खंड 1। वैसे ही जो है अनुच्छेद 22 के, अब हम चलते हैं खंड 2 की तरफ। खंड 2 में जो बातें हैं, खंड 2 में जो बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण इस वजह से है, क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया, इसमें वो प्रत्येक व्यक्ति जिनको गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनको गिरफ्तार कर हिरासत में रखा गया है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अवधि के भीतर, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अवधि के भीतर
निकटतम जो मजिस्ट्रेट है उनके समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि इसमें व्यक्ति को निकटतम व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया है उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, प्रस्तुत करेंगे। कितने को अधिक बात कर रहा हूं मैं? 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर। मगर यह ध्यान रखना है इनमें कि इस 24 घंटे की अवधि में वो अवधि सम्मिलित नहीं है कि व्यक्ति को तब जब गिरफ्तारी से लेकर के जो है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचने तक जो समय लगा हो, यात्रा में जो समय लगा है, उस अवधि को छोड़ करके है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक अवधि के लिए न्यायालय के निर्देश के बिना नहीं रखा जा सकता। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यह हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है, हमारी जो शारीरिक, जो हमारी जो दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे से अधिक हमें निरुद्ध नहीं रख सकते। 24 घंटे से अगर उनको अधिक निरुद्ध रखना है तो स्वाभाविक है मजिस्ट्रेट की आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। न्यायालय के द्वारा जो है कस्टडी में रखने की जो है आदेश की आवश्यकता पड़ी, जिनको हम कहते हैं न्यायिक कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी कहते हैं ये। मगर ये जो बातें कह रहा हूं मैं अनुच्छेद 22 की खंड 2 में, वहां किसकी बात कर रहा है? 24 घंटे में अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति को जिनको अरेस्ट किया गया है उनको प्रस्तुत करना ही है निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष। ये हो गई अनुच्छेद 22 के खंड 2। अब चलते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 3 की तरफ। खंड 3 की तरफ। खंड 3 में जो है, जैसे बताया मैंने कि इसमें 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के भीतर किसी व्यक्ति को जो है जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही होगा, जिससे व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता के जो अधिकार मिला है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत वहां सुरक्षित रहे। इसी से संदर्भ जो है उसी से आगे बढ़ाते हुए जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 के खंड 3 में, इसमें यह बातें कही गई है, जैसे बताया अभी मैंने, किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक के लिए 24 घंटे से अधिक के लिए न्यायालय के आदेश के माध्यम से रखा जा सकता है। मगर अनुच्छेद 22 के जो खंड 3 है उसमें इस प्रकार की जो अधिकारिता है, इस प्रकार की जो बाध्यता है, उससे कुछ छूट दिया गया है। इसमें कुछ छूट दिया गया है। छूट यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका संबंध यदि जो है तत्कालीन किसी शत्रु अन्य देशीय है, मतलब यह कह रहा है कि वो 24 घंटे की जो बातें हैं, 24 घंटे की जो बातें हैं, और 24 घंटे की बातें मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? जिनका संबंध जो है 22 के खंड 2 में से है, जिनको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया ही जाना है। इसमें जो है कुछ मामलों में जो है प्रस्तुत नहीं करने या फिर वहां पर उपस्थित नहीं करने उससे छूट दिया गया है। मतलब 24 घंटे के बाद भी ऐसे व्यक्तियों को न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं पेश किया जाएगा। मगर वो व्यक्ति कैसे होने चाहिए?
वह व्यक्ति किस प्रकार के, उनकी गिरफ्तारी जो है ऐसे व्यक्ति, यदि वह व्यक्ति जो है तत्समय तत्कालीन शत्रु अन्य देशी है। ये व्यक्ति कैसे हैं? तत्कालीन शत्रु अन्य देशीय है। अब इसका अर्थ शत्रु अन्य देशीय, शत्रु अन्य देशीय, हालांकि इस प्रकार की परिभाषा जो है भारत के संविधान में ऐसा नहीं है, मगर सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय और कई अलग विधि में इनको परिभाषित किया गया है। शत्रु अन्य देशी का मतलब ये हुआ कि वह देश जिससे भारत का कोई युद्ध चल रहा है, ये युद्ध होने की संभावना है, तो स्वाभाविक है ऐसे व्यक्ति को तो उस परिस्थितियों में गिरफ्तार रखा जाता है। ये ऐसी इसलिए प्रावधान कर दिया गया। दूसरी जो बातें हैं, इसमें जो छूट मिली है 24 घंटे से अधिक की गिरफ्तारी के लिए, अधिक समय की उसमें निरुद्ध रखने के लिए, वह है यदि उस व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एक नई संकल्पना का विकास होता है। ये यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध से संबंधित कानून से यदि हुआ है, तो उस व्यक्ति को 24 घंटे की जो शर्त रखी गई है उस अवधि में न्यायालय के आदेश के बिना भी उनको हिरासत में रखा जा सकता है। इसी ही कहा जाता है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसका मतलब यह हुआ कि 24 घंटे की जो शर्त है उसमें दो बातें हुआ। पहला जो है शत्रु अन्य देशी व्यक्ति जिनको गिरफ्तार किया गया वहां है, और दूसरा जो है यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि व्यक्ति की गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी यदि जो है निवारक निरोध से संबंधित जो कानून है, से संबंधित कानून है, ऐसे कानून से संबंधित कानून है, उसके माध्यम से अगर गिरफ्तार, संबंधित कानून से यदि गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी अगर हुई है, तो उस गिरफ्तारी के मामले में ये 24 घंटे की बातें जो है लागू नहीं होगी। ये हो गया अनुच्छेद 22 के खंड 3 की बातें कह रहे हैं। ये अनुच्छेद 22 के खंड 3। अब इसमें जो है जैसे बताया मैंने जो है कि यहां पर जो है एक संकल्पना का विकास हो गया। कौन सा? निवारक निरुद्धता का, निवारक निरुद्धता का। मगर इनको हम थोड़ी सी बाद में डिस्कस करेंगे कि निवारक निरुद्धता क्या होता है। पहले थोड़ी सी और आगे जिसमें खंड जो 4 है उसको डिस्कस कर लेता हूं। पहले मैं इसमें खंड 4 है, खंड 4 अनुच्छेद 22 के जो है हम किसकी बात कर रहे हैं? खंड 4 की बात कर रहे हैं। खंड 4 में जो बातें कही गई है, खंड 4 में जो बातें कही गई है, जैसे इसके पहले के जो है सेगमेंट मैंने बताया, खंड 3 में जो है व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक बिना न्यायालय के आदेश के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको बंधक बनाया जा सकता है, हिरासत में रखा जा सकता है, जो शत्रु अन्य देशी हो, या फिर व्यक्ति की गिरफ्तारी यदि जो है निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के कानून के अंतर्गत किया गया हो तो उनको 24 घंटे से अधिक भी हिरासत में रखा जा सकता है। मगर यही जो बातें हैं खंड 4 यही बातें कह रहे हैं। 24 घंटे से अधिक तो कितना समय और कितनी अवधि तक? तो यही बातें कहते हैं कि इसमें उल्लेख किया गया है कि निवारक निरुद्ध से कानून से, निवारक निरोध वाले कानून से संबंधित कानून से यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति को यदि इसमें हिरासत में लिया गया है, व्यक्ति को यदि इसमें व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है, हिरासत में है, तो वहां अधिकतम
प्रावधान है भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 के खंड 4 में अधिकतम जो अवधि होगी वह अवधि होगी 3 माह का, अवधि होगी 3 माह का। मतलब 24 घंटे के बाद में भी अगर उनको न्यायालय की बिना हिरासत में रखा जा रहा है, शर्त मैंने क्या बता दिया, शत्रु अन्य देशी हो और साथ में वहां या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो एक्ट है उसके माध्यम से उनको गिरफ्तारी हुई हो। तो 24 घंटे से अधिक, मगर अब कब तक की अवधि, 3 माह तक की अवधि के लिए भी उनको डिटेन किया जा सकता है। यहां तक हमने समझ लिया। अब उसके बाद जो है इसी में एक और प्रावधान किया गया है, एक प्रावधान और भी किया गया कि हालांकि जो है ये 3 माह की अवधि जो है ये वर्तमान में यही है। हालांकि इसमें जो है 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत इस अवधि को जो है 2 माह किया गया, हालांकि अभी यहां प्रचलन में नहीं है। तो अब इसमें 3 माह से तक तो निरुद्ध किया जा सकता है, ये बातें हो गई। मगर अब यदि व्यक्ति को 3 माह से भी अधिक अगर निरुद्ध किया जाना है, व्यक्ति को 3 माह से भी अधिक निरुद्ध किया जाना है, मतलब हिरासत में रखा जाना है, तो ये निर्णय कौन देंगे इनको? किसकी सलाह पर पुलिस किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक हिरासत में रख सकता है? किसकी सलाह पर? इसके लिए भारत के संविधान में एक प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में एक प्रावधान किया गया है कि व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक की अवधि के लिए अगर निरुद्ध किया जाना है तो उसके लिए एक सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर ही ऐसा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब यह है कि 3 माह से अधिक अवधि के लिए अगर किसी व्यक्ति को अगर डिटेन किया जाना है, हिरासत में रखा जाना है, तो एक सलाहकार बोर्ड के माध्यम से ही उनको स्पष्ट रूप से कारणों को बताया जाना होगा। तो इस सलाहकार बोर्ड की अनुशंसा पर ही जो है 3 माह के अधिक अवधि के लिए व्यक्ति को हिरासत में रखा जा सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि ये सलाहकार बोर्ड किससे मिलकर बनेगा या इनकी संरचना किस प्रकार की होगी, तो हम ये भी समझ लेते हैं। इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है जो सामान्यतः उच्च न्यायालय के संबंधित जो उच्च न्यायालय है उसके जो कार्यरत न्यायाधीश होते वही होते हैं। इसमें दूसरा जो है इसे प्रदान किया गया है न्यूनतम इसमें 2 अन्य सदस्य होने चाहिए, 2 अन्य सदस्य होने चाहिए। न्यूनतम की बात करो, मिनिमम 2, इससे मिलकर बनेगा। और जो अन्य सदस्य मतलब वहां भी या तो जो है वो जो संबंधित जो न्यायालय है उच्च न्यायालय उससे जो है सेवारत वहां कोई न्यायाधीश हो या फिर कोई रिटायर्ड न्यायाधीश हो, उससे मिलकर ये बनता है। ये रिकमेंड करेगा, ये जो है रिकमेंड करेगा। मतलब ये है कि ये जैसे मैंने कि अनुच्छेद 22 के खंड 4 की बातें हो गया, तो अनुच्छेद 22 में जो है अनुच्छेद 22 के खंड 4 में इस तरह की बातें कही गई है। अब उसमें जो है जैसे बताया मैंने, इसमें एक संकल्पना का विकास हुआ, इसमें एक संकल्पना का विकास हो गया है। वो कौन सी संकल्पना है? निवारक निरुद्धता से संबंधित। उनको थोड़ा समझ लेते हैं पहले। कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। यहां समझ लेते हैं ये
अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन या फिर निवारक निरुद्धता की जो परिभाषा है, इनकी जो परिभाषा है ये भारत के संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में कहीं भी ऐसी परिभाषा उल्लेख नहीं है। हालांकि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो उल्लेख है, निवारक निरुद्धता का उल्लेख है, भारत के संविधान के जो 7वीं अनुसूची है, इसकी जो 7वीं अनुसूची है, अब जानते हैं कि 7वीं अनुसूची का संबंध जो है विधायी विषय वस्तु से संबंधित है। और इसमें ये भी जानते हैं कि तीन सूची है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। तो निवारक निरुद्धता से संबंधित जो विषय है इनका उल्लेख पहले संघ सूची में है, यूनियन लिस्ट में है और साथ में इसमें समवर्ती सूची में भी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का उल्लेख जो है संघ प्लस समवर्ती दोनों सूची में है। मतलब संघ तो कानून बना ही सकते हैं, राज्य भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए कानून बना सकते हैं। तो ये तो बातें हुई इसकी प्रविष्टि कहां पर है उसके। मगर जैसे बताया मैंने कि भारत के संविधान में जो है ऐसे जो है इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। मगर भारत में जो हमारी न्याय प्रणाली है उसमें की परंपराओं में जो है जो परिभाषा जो स्वीकार किया गया है वहां संयुक्त राज्य अमेरिका के रेगुलेशन 14B ऑफ डिफेंस ऑफ रिलेम एक्ट 1914 से है। ये ब्रिटेन की जगह ये अमेरिका का एक कानून है जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से दी गई है? चूंकि हमने इसी परिभाषा को हमने भी स्वीकार कर रखा है भारत के संविधान में या फिर हमारी न्यायिक व्यवस्था में, हमने इसी परिभाषा को वैसे ही लगभग स्वीकार कर लिया है। तो परिभाषा क्या दिया गया है निवारक निरुद्धता का? परिभाषा ये है कि ऐसी सभी निरुद्धताएं डिटेंशन, ऐसी सभी निरुद्धताएं जो दंडात्मक नहीं कहे जाएगी, जो दंडात्मक नहीं है, जो दंडात्मक नहीं है, वो सभी निरुद्धताएं माने जाएंगी निवारक निरुद्धता। इसका मतलब ये है कि ये जो निवारक निरुद्धता है या फिर जो निरुद्धता है बेसिकली ये अपने स्वरूप में दो प्रकार के हैं। ये जो डिटेंशन है ये अपने स्वरूप में दो प्रकार के हैं। ये डिटेंशन जो है अपने स्वरूप में दो प्रकार के हो गए। दो प्रकार के होने का मतलब क्या हुआ कि एक इनमें से जो है जिनका संबंध जो है, एक इनमें से जो है जिनकी जो संबंध है वहां संबंध किससे हो गया? दंडात्मक से हो गया। और दूसरे का संबंध किससे हुआ? निरोधात्मक से हुआ। मतलब ये है कि इस निवारक निरुद्धता को समझने के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि हम इसमें निरुद्धता को समझे। निरुद्धता मतलब डिटेंशन या फिर हिरासत। तो इसमें दो प्रकार की बातें हैं। एक जैसे बताया मैंने दंडात्मक, है और दूसरा जो है निरोधात्मक। दूसरा जो है निरोधात्मक। अब थोड़ी सी समझ लेते हैं बस इनको, दंडात्मक और निरोधात्मक क्या होता है, यही से हम समझ पाएंगे निवारक निरुद्धता को। अब इनमें जो है, इनमें जैसे कि जो दंड से संबंधित जो विषयक जो हिरासत है, मतलब किसी दंडिक विधि के माध्यम से यदि व्यक्ति को हिरासत में लिया गया
मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को जो है उस समय हिरासत में लिया गया है तब जब उन्होंने किसी स्थापित कानून का उल्लंघन कर एक अपराध किया है और उस अपराध के लिए दंड का प्रावधान है। तब यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा तो वहां जो है दंड तो देने की जो प्रक्रिया होगी वहां क्या होगी, दंडात्मक होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये जो साधारण जो मामले होते हैं, साधारण जो कानूनी मामले होते हैं, कानून के उल्लंघन अगर किया जाता है तभी उस व्यक्ति को दंड देने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। मतलब ये हुआ कि दंडात्मक जो निरुद्धता है उसमें दंड देने के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है। पहली बात तो ये हुआ, अर्थात यहां किसी व्यक्ति को उस समय गिरफ्तार किया जाता है तब जब उस व्यक्ति ने अपराध कर लिया है। अपराध कर लिया गया है तो अब उनको दंड देने के लिए उनको हिरासत में भी गिरफ्तार या फिर उनको निरुद्ध किया जाता है। ये पहली बातें हुई। दूसरी बातें जो निरोधात्मक है उनकी बातें कह रहा हूं मैं। डिटेंशन है, डिटेंटिव है, डिटेंशन है, ये तो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ये उनकी बात कर रहा हूं जिनको कहते हैं निवारक निरुद्धता की बात कर रहा हूं मैं। इसमें यह है कि यदि किसी व्यक्ति को जो अभी अपराध नहीं किया गया है, उस व्यक्ति उसने अभी ऐसा कोई अपराध नहीं किया है मगर राज्य की मंशा है कि वह संबंधित व्यक्ति जो है अपराधी प्रवृत्ति का है या वह एक ऐसे सामाजिक वहां एक ऐसे असामाजिक तत्व के रूप में है जो इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को जो है जो विधि का शासन है उस विधि के शासन का वहां उल्लंघन कर रहा है। उस व्यक्ति को अभी अपराध नहीं किया है उस व्यक्ति ने, तो भी उस व्यक्ति को आने वाले समय में अपराध को रोकने के लिए कि वहां कोई अपराध ना करे, ठीक है, इसीलिए ऐसे व्यक्ति को बिना अपराध के भी मतलब अपराध की आशंका में कि कहीं यहां अपराध कर सकते हैं, इसी आशंका में की गई जो निरुद्धता है वही निरुद्धता कहलाती है निवारक निरुद्धता। मतलब यहां जो है अभी अपराध नहीं किया गया है व्यक्ति के द्वारा, फिर भी उनको निवारक निरुद्धता के अंतर्गत उनको निरुद्ध किया जा सकता है। तो स्वाभाविक है इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य की आवश्यकता पड़ती है। पर्याप्त साक्ष्य होने पर ही जो है किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जैसे हमने समझे कि निरुद्धता जो है दो प्रकार का हो गया, इसमें समझे हमने कि निरुद्धता जो है दो प्रकार का हो गया। साथ में जो है हमने ये भी समझ लिए कि किसी व्यक्ति को जो है पहले हमने 24 घंटे की बातें कही, फिर 3 महीने की बातें कही और 3 महीने के बाद सलाहकार बोर्ड के माध्यम से भी और 3 माह से अधिक अवधि की बातें अधिक समय तक लिए गिरफ्तार कर सकते हैं। अब उसके बाद जो भी बताया मैंने कि इसमें एक संकल्पना का विकास हुआ, जो कौन सा संकल्पना है, निवारक निरुद्धता का संकल्पना है। प्रश्न अगर मुख्य परीक्षा में यदि पूछा जाता है निवारक निरुद्धता से आप क्या समझते हैं, तो बहुत सरल स्पष्ट भाषा में बताया जा सकता है निवारक निरुद्धता से आशय ऐसी निरुद्धता से है कि किसी व्यक्ति को अपराध नहीं किए जाने पर भी पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने पर अपराध होने की आशंका के आधार पर, अपराध किए जाने की शंका के आधार पर व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है। ऐसी निरुद्धता को निवारक निरुद्धता कहा जाता है। निश्चित रूप से यदि इस प्रकार से उत्तर कर देते हैं मुख्य परीक्षा में
तो वहां पर बहुत अच्छे आपको अंक मिलने वाले हैं। अब इसमें जो बातें जैसे बताया मैंने जो है अभी तक अनुच्छेद 22 के जो है खंड 4 तक की बातें मैंने डिस्कस किया था। अब जल्दी जल्दी से जो है मैं अनुच्छेद 22 के खंड 5 की बातें कर देता हूं। अनुच्छेद 22 के खंड 5 में जो है जैसे बताया मैंने कि व्यक्ति को जो है 3 माह से भी अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है उस सलाहकार बोर्ड की सलाह पर। तो स्वाभाविक है वो 3 माह से अधिक अवधि के लिए व्यक्ति को क्यों निरुद्ध किया जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और साथ में यहां ही प्रावधान है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत यदि वहां अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं तो वहां सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी कर सकते हैं। मगर क्या व्यक्ति को 3 माह से अधिक अवधि के लिए भी निरुद्ध किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस निरुद्धता का कारण जानने का उनको अधिकार होना चाहिए। इसीलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 5 में किसी व्यक्ति को यदि 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाता है तो उस व्यक्ति को निरुद्धता का कारण जानने का अधिकार होगा। यहां हो गया खंड 5 अनुच्छेद 22 का। अब वो कारण जानने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। ये हो गए अनुच्छेद 22 के खंड 5। ऐसे जो है अनुच्छेद 22 के खंड 6 में जो है बहुत सामान्य बातें कही गई है। ठीक है, इसमें यही है कि चूंकि जैसे बताया मैंने इसके पहले कि व्यक्ति को कारण बताया जाना है कि 3 महीने बाद भी व्यक्ति को क्यों निरुद्ध किया जा रहा है, तो सलाहकार बोर्ड जैसे बताया मैंने कि उनको जानने का अधिकार है, मगर वो सलाहकार बोर्ड जो है व्यक्ति के वहां जानने के अधिकार, उस कारण को जानने से, वहां कारण को बताने से उस व्यक्ति जिनको निरुद्ध किया गया है उनको कारण को बताने से भी जो है कारण को बताने से रोका जा सकता है। उनको मतलब ये हुआ कि उनको कारण नहीं बताया जा सकता, मगर कब की कंडीशन में, यदि उस कारण को बता देने से लोकहित से संबंधित विषय अगर मान लो वहां प्रभावित होते हैं, कारण बता देने से सामान्य लोगों के हित यदि प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति को ऐसी कारणों से अवगत नहीं कराया जाएगा। वैसे जो है अनुच्छेद 22 के खंड जो 7 है, जैसे बता चुका हूं मैं कि एक बहुत लंबा अनुच्छेद है, अब इसलिए बहुत लंबे समय से इसको पढ़ ही रहे हैं हम अभी तक, मगर लास्ट खंड है ये अनुच्छेद 7 22 के जो है खंड 7 सबसे लास्ट अनुच्छेद है, जिसमें बातें कही गई है कि भारत की संसद जो है वह संसूचित करेगा, मतलब सूचना देगा, वहां जो है बताएंगे, भारत की संसद बताने के लिए वह अधिकृत है कि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की जो अवधि है, जिन्हें बताया मैंने अधिकतम कितना है भी 3 माह, मगर 3 माह से अधिकतम अवधि के लिए यदि सलाहकार बोर्ड की सलाह
पर निरुद्ध किए तो समस्या नहीं है, मगर उस सलाह के बिना भी यदि निरुद्ध किया जा रहा है तो संसद को उन ऐसे जो 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 विषय है निरुद्धता, उनको बताने की आवश्यकता होती है। और वैसे जो है इसी खंड में भी जो है कुछ और बातें भी हैं कि इसमें निवारक निरुद्ध जो विधि के अंतर्गत जो है उनको कितनी अधिकतम अवधि तक निवारक निरुद्ध किया जा सकता है, यहां भी बताने की आवश्यकता होगी। साथ में जो है जांच में निवारक निरुद्धता के अंतर्गत जो जांच किया जाना है सलाहकार बोर्ड के द्वारा, उसमें प्रक्रिया किस प्रकार की होगी उनको भी संसद को ऐसा बताना होगा। तो इस प्रकार से जो है हमने अनुच्छेद 22 के जो बहुत लंबे अनुच्छेद है उस पर हमने बहुत विस्तार से समझने का प्रयास किए हैं। इसकी महत्ता तभी होगी तब जब हम यदि अपने परीक्षा में जो लोक सेवाओं के जो परीक्षा होते हैं उस परीक्षा में इसमें जो समझे हुए जो बातें हैं उनका हम प्रयोग कर पाए। ऐसी जो है किसी और अनुच्छेद या किसी और विषय पर मैं अगली लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण विषय से संबंधित या फिर जो आपके मुख्य परीक्षा के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर मैं और लेक्चर बहुत जल्दी उपलब्ध करवाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।